तो बच्चों आज हम लोग फोटोसिंथेसिस यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। यही होती है प्रकाश संश्लेषण। आप लोग बच्चों से सुनते आ रहे होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में जो प्लांट है ये अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ज़रूरी है। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज़रूरी है। इस दोनों के कारण जो प्लांट है सूरज की रोशनी में और क्लोरोप्लास्ट के कारण अपना खाना बनाती है। जो खाना बनाती है प्लांट उसी का नाम है ग्लूकोज। इसको फार्मूला उसका C6H12O6 प्लस एक बाई प्रोडक्ट में देती है सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन। मेन उत्पाद तो इसका यही है जिसका नाम है ग्लूकोज और सह उत्पाद के रूप में देती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ से देखो जैसे प्लांट है तो ये अपना ये पानी कहाँ से इसको पानी चाहिए खाना बनाने के लिए, तक पानी ले लेगा जड़ से, मिट्टी से, जड़ के माध्यम से। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तब वातावरण से ले लेता है ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लाइट चाहिए, लाइट ले लेगा सूरज से। अब ये दोनों जब ले लिया तो फिर बाद में क्या करेगा, खाना बना लेगा ग्लूकोज के फॉर्म में खाना बना लेगा। तो ये प्लांट फिर बड़ा हो जाएगा और फिर बाहर क्या निकाल देगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन निकाल देगा। इसी कारण कहते हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। लेकिन श्वसन प्रक्रिया बताएंगे प्लांट में, वह प्रकाश संश्लेषण के बिल्कुल ही उल्टा प्रक्रिया है। और ये इस हरी पत्ती में ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिस कारण प्लांट क्या करता है, खाना बना लेता है। तो ये फोटो आपको एकदम याद होना चाहिए। अब हम पूरे प्रकाश संश्लेषण को 10 पॉइंट के माध्यम से समझाएंगे। आपको दिखाते हैं ये एक 10 इधर कितना पॉइंट लिखा है, इधर लिखा है आपको 9 पॉइंट इधर लिखा है, इसको समझ लेना, याद कर लेना। फिर 3 पॉइंट इधर लिखा है, मतलब टोटल 12 पॉइंट बताएंगे। इसी 12 पॉइंट में आपका सारा सवाल बन जाएगा। थ्योरी हम पढ़ाएंगे लेकिन सवाल का डिस्कशन सर कराएंगे। इसको कर लीजिएगा, पूरा प्रकाश संश्लेषण समझ जाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सबसे पहली बात कैसा रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, तो बोलना रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन उसको कहेंगे जिसमें किसी का ऑक्सीडेशन होगा और किसी का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तब पूछेगा पहली बात प्रकाश संश्लेषण कैसा रिएक्शन है, तो बोलना कि सर ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। तो पूछेगा प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो बोलना वाटर का। और किसका रिडक्शन होगा, तो बोलना CO2 का। एकदम पूरा रट जाओ। फिर आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण इंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसमें ऊर्जा देना पड़ता है। सनलाइट क्या करता है, ऊर्जा देता है प्लांट को, तभी प्रकाश संश्लेषण हो पाती है। फिर ये प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन क्यों है कि एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब जिसमें से दो चीज़ जुड़ कर जब कोई तीसरा चीज़ बने उसी को कहेंगे एनाबॉलिक। क्योंकि इसमें ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, इसी को कहेंगे एनाबॉलिक रिएक्शन। देखो जैसे CO2 है प्लस वाटर है, इन दोनों से मिलकर ग्लूकोज बनता है, प्लांट अपना खाना बनाता है। इसी कारण कैसा रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन। फिर प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, तो जिसके पास क्लोरोफिल होगा। जिसके पास क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल किसके किसके पास होता है, तो कुछ बैक्टीरिया है उसके पास भी क्लोरोफिल होता है। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जिसको शैवाल भी बोलते हैं, जिसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और एक प्लांट तो करता है ये। तो याद रखें प्रकाश संश्लेषण दो लोग करते हैं। एक तो प्लांट करता है, ये हर एक प्लांट करेगा। और एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास क्लोरोफिल है, तो वो प्रकाश संश्लेषण करता है, जिसका नाम है शैवाल, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी, और जिसका एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया भी। फिर पादप में प्रमुख प्रकाश संश्लेषण अंग कौन है, पूछेगा कि पादप में कहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है, तो बोलेंगे पत्ती में। क्योंकि पत्ती में ही हरा कलर मौजूद रहेगा और यही पत्ती क्या करेगा, हरा कलर मौजूद रहेगा, इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो यही प्रकाश संश्लेषण करता है।
फिर से तीसरा सवाल ये छठा ये पॉइंट याद रखना है कि अगर पूछे कि पादप में पत्ती में किधर क्लोरोफिल मिलता है तो बोलेंगे मीजोफिल सेल में, मीजोफिल सेल। जैसे कि एक पत्ती है तो एक पत्ती के अंदर एक सेल होता है जिसका नाम है मीजोफिल। इसी मीजोफिल के अंदर आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा और यहीं से प्रकाश संश्लेषण होगा। इसी कारण पत्ती पादप में पत्ती में किधर क्लोरोफिल मिलेगा तो मीजोफिल में। सेवेंथ पॉइंट आपको यह याद रखना है, सेवेंथ पॉइंट कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, वाटर है। लाइट कैसे है, अगर लाइट बढ़ा देंगे तो प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइट की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। इसी कारण प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। अगर लाइट ना हो जैसे रात में तो उस समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की आवश्यकता है। और प्लांट को जितना कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिलेगा, जितना वाटर मिलेगा, प्लांट उतना ही अपना प्रकाश संश्लेषण करके खाना बना लेगा। फिर टेम्परेचर भी प्रभावित करता है। तो ये सब प्रभावित करता है, इसको याद रखेंगे। फिर से सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होगा। बच्चों को भयंकर कन्फ्यूजन कि हरा रंग में नहीं, सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण लाल और ब्लू रंग में होता है। लेकिन पूछ दे कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होगा तो वो होगा हरा रंग में। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है, लाल में, और उसके बाद ब्लू में। लेकिन सबसे कम किस में होगा तो हरा में। तो ये 9 पॉइंट आपको घोर के पी जाना है। फिर अब ये इस पे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन क्या है, इसका इक्वेशन बताइए, रिएक्शन बताइए। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन होता है C6O2 प्लस 6H2O प्लस C6H12O6 प्लस CO2, ये पूरा एकदम हूबहू याद होना चाहिए। मतलब इधर कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस पानी चाहिए, तो फिर क्या बनेगा, सूर्य की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज बनेगा। ये ग्लूकोज ही पादप का भोजन होता है। प्लस प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलेगा। इसी पर क्या सारा सवाल पूछता है। प्रकाश संश्लेषण कैसा प्रक्रिया है, तो हमने बोला था एनाबॉलिक प्रक्रिया है। एनाबॉलिक में क्या होता है, जब दो चीज़ मिलके कोई तीसरा चीज़ बने तो यहाँ पे इन दोनों की मदद से ग्लूकोज बन रहा है। इसी कारण प्रकाश संश्लेषण एनाबॉलिक प्रक्रिया है। फिर प्रकाश संश्लेषण एक्जोथर्मिक है या इंडोथर्मिक, तो इंडोथर्मिक, क्योंकि इंडोथर्मिक मतलब इसमें एनर्जी दिया जाता है, तो इसमें सनलाइट एनर्जी देता है, तभी ये दोनों मिलके खाना बनाता है, तो इंडोथर्मिक है। फिर प्रकाश संश्लेषण कैसा रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, मतलब कि इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। अब फिर पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण में जो रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ज़रूरी है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यह दोनों मिलकर ही खाना बनाता है जिसका नाम है ग्लूकोज। फिर प्रकाश संश्लेषण में फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो ग्लूकोज, जिसका नाम है C6H12O6। और सह उत्पाद पूछे कौन है, तो जो मेन प्रोडक्ट ना हो सह उत्पाद हो गया तो वह ऑक्सीजन। फिर पूछता है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो बोलना वाटर का। फिर पूछे प्रकाश किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन किसका होता है तो वाटर का। ऑक्सीडेशन किसका होगा तो वाटर का। रिडक्शन किसका होगा तो CO2 का। ये भी पूरा चार्ट जाना है याद करके। फिर से प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता अधिक है, तो अभी दिखाए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता अधिक चाहिए, मतलब ये दोनों ज़्यादा चाहिए तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। अगर प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता कम है, अगर ये सब ज़्यादा हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण को करने में डिफ़िकल्टी आएगा। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर से याद रखेंगे कि डार्क रिएक्शन और एक होता है लाइट रिएक्शन, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जैसे लीफ है, तो लीफ के अंदर बताए थे एक मीजोफिल सेल पाया जाता है, पत्ती के अंदर मीजोफिल सेल पाया जाता है। इस मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अभी क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन भी होता है और डार्क रिएक्शन भी होगा। लाइट रिएक्शन जहाँ पे होगा उसी का नाम है थैलाकॉइड में होगा, और जहाँ पे लाइट रिएक्शन होगा वो स्ट्रोमा में होता है।
लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा और मेन प्रोडक्ट NADPH और ATP बनेगा, जबकि जो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डार्क रिएक्शन होता है वो स्टोमा में होगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेगा और पहला प्रोडक्ट PGA बनेगा और आखिरी प्रोडक्ट ग्लूकोज बनेगा। फिर से समझा रही, थोड़ा टिपिकल है कि प्रकाश संश्लेषण दो तरीके से भी होता है कि डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन। इसके लिए चार्ट समझना है कि जैसे हमने बताया पत्ती, इसी पत्ती में मेसोफिल सेल पाया जाएगा, इसी मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, इसी क्लोरोप्लास्ट में दो रिएक्शन होगा, एक लाइट रिएक्शन जो उजाला में, एक डार्क रिएक्शन जो अंधेरा में। जो लाइट रिएक्शन होता है वो होगा थैलाकॉइड में, थैलाकॉइड नामक एक जगह है क्लोरोप्लास्ट के अंदर आएगी। जो डार्क रिएक्शन होगा अंधेरा में वो होगा स्ट्रोमा के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा भी एक जगह है, तो वहाँ पे डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड में। तो इस लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होगा, पानी टूटेगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा। अब मुख्य उत्पाद मेन प्रोडक्ट NADPH और ATP बनेगा, जबकि जो डार्क रिएक्शन होता है अंधेरा में वो स्ट्रोमा के अंदर होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड होगा, पहला स्टेबल प्रोडक्ट PGA बनेगा और एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनेगा। तो ये भी पूरा पॉइंट आपको चार्ट जाना चाहिए। अब हमने प्रकाश संश्लेषण का पूरा थ्योरी बता दिया। अब जो सर सॉल्व करवा रहे हैं इसको ध्यान से सुनते जाएं, पूरा सवाल सॉल्व होगा। सर सॉल्व करवाएंगे, हमने तो सारे बात को 10 मिनट में समझा दिया है, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए सवालों का, और कुछ थ्योरी का सर बता रहे, इनको सुनते चले जाएं। ठीक है, रेडी। जो मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है वो है पत्ती। पत्तियों में मेसोफिल कोशिकाएं होती है। जो लीफ है इनमें मेसोफिल सेल्स होते हैं और इन मेसोफिल सेल्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनके अंदर ये फोटोसिंथेसिस होता है। ये एक प्लांट सेल को दिखाया गया है, यहाँ आप देख लो, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। अब ये फोटोसिंथेसिस का ये जो इक्वेशन है ये आपको एज इट इज अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ जल है, मिल करके ये बनाते हैं ग्लूकोज, और बाई प्रोडक्ट के रूप में यानी कि सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। सोलर एनर्जी चाहिए होता है और ये जो प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ग्लूकोज ये इसका मेन प्रोडक्ट है, ग्लूकोज ये इसका मेन प्रोडक्ट है, यानी फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज के बनाने के लिए ही होता है। लेकिन ऑक्सीजन वहां पर बाई प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है, यानी ऑक्सीजन अगर नहीं बनता तो भी प्लांट के लिए कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि चाहिए तो ग्लूकोज था, चाहिए तो ग्लूकोज था और ये बन गया और ये इसका मेन प्रोडक्ट है और सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर ऑक्सीजन बन गया। भले श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस समय यहाँ जो ऑक्सीजन बना है इसका कोई यूज नहीं है, ये स्टोमेटा के थ्रू यानी कि रंध्र के थ्रू ये पत्तियों से बाहर चली जाती है ऑक्सीजन गैस। कच्चा पदार्थ रॉ मटेरियल, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो जल है, यही इसका रॉ मटेरियल है, कच्चा पदार्थ है। यहाँ देखो जल, जो पादप होते हैं वो जल लेते हैं मिट्टी से, जल लेते हैं मिट्टी से रूट हेयर्स के द्वारा, मूल रोम के द्वारा, और कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, परासरण प्रक्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं रंध्र के थ्रू, और सनलाइट से सोलर एनर्जी मिल रही है और ग्लूकोज का निर्माण होगा पत्ती में, और जो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनती है बाई प्रोडक्ट के रूप में, ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाती है। ये एक और पिक्चर दिखाया गया है, ये है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। यहाँ देखो सनलाइट पहुंच रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाते हैं, और ये फूड क्या है, शुगर है, यानी कि ग्लूकोज है। जो फूड बनता है यानी कि जो शुगर बनता है वो ग्लूकोज बनता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनती है। यहाँ देखो ये वही इक्वेशन है जो अभी आपने देखा था, 6 6 1 6, 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल मिल करके एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है और यहाँ भी मैंने स्टार लगाया हुआ है। ये स्टार लगा करके मैंने आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी ऑक्सीजन गैस यहाँ पर बनती है ये जल के कारण बनती है, यानी अगर जल ना हो तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित नहीं होती है। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे कि सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो जल के कारण यहाँ पर बनता है। अब आते हैं सवालों के ऊपर। पादप अपना भोजन बनाते हैं, पादप अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, सी हमारा राइट आंसर। पादप का मुख्य प्रकाश संश्लेषी ऑर्गन है, जो मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है प्लांट के अंदर वो क्या है, लीफ है। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण का घटक नहीं है, कौन एक कंपोनेंट नहीं है फोटोसिंथेसिस का। देखो जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, सी हमारा राइट आंसर। ऑक्सीजन तो बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है।
डैश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। अगर लाइट ही ना हो, अगर सनलाइट ही ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। सी हमारा राइट आंसर। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो मेन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेन फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट में तो ग्लूकोज भी बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है, लेकिन ये ग्लूकोज ये मेन प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट है और ये हो गया बाई प्रोडक्ट। तो हमसे मेन पूछा है तो हमारा आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। बी हमारा राइट आंसर। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण का सह उत्पाद क्या होता है? सह उत्पाद ये ऑक्सीजन। अब ये फोटोसिंथेटिक इक्वेशन है, यहां आपको बताना है x और y का मान क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा आप याद रखें 6 6 1 6, x और y दोनों ही 6 6 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन उत्पादन का स्रोत क्या है? यही मैंने आपसे कहा कि जो ऑक्सीजन का उत्सर्जन है वो तभी होगा जब फोटोसिंथेसिस में जल का इस्तेमाल होगा। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से उत्पाद के रूप में नहीं बनता है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है उनमें उत्पाद के रूप में क्या सा बनता है? एक तो ग्लूकोज बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बनता है। ये मेन प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट। हमसे ये नहीं पूछा है कि मेन प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट, हमसे पूछा है कि प्रोडक्ट्स क्या नहीं बनते हैं। तो ग्लूकोज तो बनता है, ये ऑक्सीजन भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। सी हमारा राइट आंसर। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ है? तो कच्चा पदार्थ हो जाएगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पादपों में भोजन डैश के रूप में बनते हैं। पादपों में जो भोजन है वो ग्लूकोज के रूप में बनते हैं ग्लूकोज के रूप में, ट्रांसपोर्ट होते हैं सुक्रोज के फॉर्म में और स्टोर होते हैं स्टार्च के फॉर्म में। फूड स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में और ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज के फॉर्म में। पादपों में भोजन डैश के रूप में संवहित होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ट्रांसपोर्ट होते हैं सुक्रोज के फॉर्म में। पादपों में भोजन डैश के रूप में संचित होता है, तो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। और एनिमल के अंदर स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। निम्न में कौन असत्य है? कौन बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट है? रात्रि के समय, रात के समय क्या होगा? रात के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। रात के समय पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ये तो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए जो कि रात में नहीं मिलेगा। और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, तो ना ही प्रकाश संश्लेषण होगा ना ही ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होगा, तो ये भी सही है, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा, यहां लिख लेना कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं श्वसन प्रक्रिया द्वारा। देखो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए, श्वसन के लिए थोड़ी ना। तो श्वसन जो है ये दिन में भी होता है और रात में भी होता है, तो चाहे दिन हो रात हो, श्वसन की प्रक्रिया यानी कि जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। और रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, तो रात के समय भी श्वसन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये सही है। यही कारण है कि कहा जाता है कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ऑक्सीजन छोड़ते हैं रात के समय पौधे, ये गलत हो जाएगा। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों की जड़ें डैश द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए होता है, ये पानी मिट्टी से पादप प्राप्त करते हैं और ये अवशोषित करते हैं जड़ के द्वारा। और ये कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है? परासरण। बी हमारा राइट आंसर। यहाँ देखो डिफ्यूजन लिखा हुआ है, तो डिफ्यूजन नहीं होगा, ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होगा, और यहाँ जो विसरण लिखा हुआ है इसका मतलब डिफ्यूजन होता है। बी हमारा राइट आंसर। जड़ से पत्तियों तक जल को लेकर जाता है, तो जड़ से पत्तियों तक जल को लेकर के जाने का काम जाइलम है। जो वाटर कंडक्शन का काम है ये जाइलम का है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम का है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा द्वारा विखंडन यानी कि फोटोलिसिस होता है। देखो फोटोलिसिस का मतलब क्या हुआ? फोटो का मतलब होता है लाइट और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो जो हम बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस में लाइट चाहिए, यानी कि लाइट एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, तो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जल को तोड़ने के लिए। सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जल को तोड़ने के लिए। अब क्योंकि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है तो हम लोग यहाँ पर फोटोलिसिस बोल देते हैं। तो फोटोलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है वाटर के लिए, जल के लिए। यहाँ आप देख सकते हो सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है जल को तोड़ने के लिए। जल जब टूटेगा तो बनेगा हाइड्रोजन। जल देखो जल का इस्तेमाल किया जाता है H+ के लिए।
जल का इस्तेमाल किया जाता है इस H+ के लिए, इसी को प्राप्त करने के लिए सोलर एनर्जी चाहिए होती है। तो जल का इस्तेमाल किया गया, यहाँ से H+ बन जाएगा और ATP बनता है। ATP मॉलिक्यूल है, इनमें केमिकल एनर्जी है और इसे हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। और जब जल टूटेगा तब ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है। हम लोग बोलते हैं ना कि 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होगा, तो ये जो ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है ना, ये जल के टूटने से ही होता है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जल का इस्तेमाल होगा तभी जाकर के ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होगा। तो ये क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, ये बाई प्रोडक्ट है। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये पत्ती से बाहर निकल जाती है और आगे अभी फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ATP है ये भी आगे रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये पत्ती से बाहर चला जाता है। पादपों के प्रकाश संश्लेषण में हाइड्रोजन की प्राप्ति डैश से होती है, तो हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए कोशिकाओं में डैश का होना आवश्यक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए सेल के अंदर क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। क्लोरोफिल में भी कौन सा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। पादप कोशिका के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? फोटोसिंथेसिस सेल के किस पार्ट में होता है, सेल के किस सेल ऑर्गेनल में होता है, ये भी बोल सकता है, तो क्लोरोप्लास्ट। अब कुछ पिगमेंट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी ये वो पिगमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। देखो पिगमेंट्स का काम क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जान लो, पिगमेंट्स का काम होता है जो सोलर एनर्जी सन से आ रही है उसको ट्रैप करना, या फिर बोल दो उसको एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, यही पिगमेंट का काम होता है। तो पहला पिगमेंट देखो क्लोरोफिल ए है जो कि ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल ए को ना यूनिवर्सल पिगमेंट कहा जाता है प्लांट किंगडम के अंदर। जितने भी पादप होंगे उन सभी में कोई और पिगमेंट दिखे ना दिखे, आपको क्लोरोफिल ए जो है हर प्लांट के अंदर देखने को मिलेगा, चाहे वो कम दिखे कम ज्यादा दिखे, लेकिन क्लोरोफिल ए जो है ये हर प्लांट के अंदर होता है। तो यही जो है ये यूनिवर्सल पिगमेंट कहा जाता है प्लांट किंगडम के अंदर। इसके अलावा जो भी पिगमेंट्स आप यहाँ पर देखने वाले हो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे क्लोरोफिल बी है, ये ग्रीन येलो कलर देगा। कैरोटीनॉइड जो कि येलो ऑरेंज, मान लो कैरोटीनॉइड पूछ दे आपसे कि कौन सा कलर देगा, तो येलो ऑरेंज। या फिर कैरोटीनॉइड के ही अंदर कैरोटीन आता है, ये ऑरेंज कलर देगा, और इसी के अंदर जेंथोफिल आता है जो कि येलो कलर देगा। मतलब पूछ दे कि जेंथोफिल कौन सा कलर देगा, तो येलो कलर देगा। जेंथोफिल के ही अंदर फ्यूकोजेंथीन आता है जो कि भूरा शैवाल को भूरा रंग देता है, और एक ल्यूटीन भी आता है इसके अंदर जो कि येलो रंग देता है, पीला रंग देता है। उसके बाद देखो फाइकोबिलिन्स ये ब्लू रेड कलर देगा। फाइकोबिलिन्स के अंदर ये दो कैटेगरी है, फाइकोसाइनिन और फाइकोएडिथ्रिन। फाइकोसाइनिन ये नील हरित शैवाल जो होते हैं, उनमें जो नीला रंग होता है ना, वो फाइकोसाइनिन के कारण होता है, और ये जो ग्रीन कलर है ये क्लोरोफिल ए के कारण होता है, और लाल शैवाल में जो लाल रंग है वो फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। तो यहाँ जो भी पिगमेंट्स आपने देखे मैंने उसको दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट में मैंने केवल क्लोरोफिल ए को रखा है और दूसरे में मैंने उन सारे ही पिगमेंट्स को मैंने रख दिया। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारे ही पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ये सारे ही पिगमेंट्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ये सारे जो पिगमेंट्स हैं इन्हें कहा जाता है एंटीना मॉलिक्यूल्स या फिर एंटीना पिगमेंट्स। और क्लोरोफिल ए को कहा जाता है रिएक्शन सेंटर अभिक्रिया केंद्र। ये आप अच्छे से माइंड में रखना, क्लोरोफिल ए को रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। पिगमेंट्स का काम मैंने आपसे क्या कहा, इसका काम होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना। ये सारे जो पिगमेंट्स है ना ये केवल ट्रैप करने का ही काम करते हैं, इनका काम क्या है कि सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लो और भेज दो क्लोरोफिल ए के पास। क्लोरोफिल ए जो है इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और ये जल का भी खंडन करवाएगा। मैंने आपसे कहा कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ही होता है वाटर को तोड़ने के लिए, तो ये क्लोरोफिल ए का काम है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं रिएक्शन सेंटर है, क्योंकि रिएक्शन जो है यहीं पे स्टार्ट होना है, क्लोरोफिल ए पे ही स्टार्ट होना है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे जो पिगमेंट्स हैं ये एंटीना पिगमेंट्स। इनका काम देखो केवल है जो सोलर एनर्जी है उसको ट्रैप करना, ट्रैप करके क्या है
एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट, दूसरे से तीसरे पिगमेंट और फाइनली भेज देना क्लोरोफिल ए के पास। ये क्लोरोफिल ए है और यहीं पर होगा रिएक्शन, इसीलिए हम बोलते हैं रिएक्शन सेंटर है क्लोरोफिल ए। इन सारे पिगमेंट्स में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, केवल यहाँ से सोलर एनर्जी जो है उनका ट्रांसफर होगा। यहाँ एक और पिक्चर देखो दिखाया गया अच्छे से, जो लाइट है इसको एब्जॉर्ब किया जेंथोफिल ने, फिर जेंथोफिल ने भेज दिया कैरोटीनॉइड के पास, फिर कैरोटीनॉइड ने भेज दिया क्लोरोफिल बी के पास और फाइनली क्लोरोफिल ए के पास पहुंचा, तब जाकर के इस सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा रिएक्शन में। इसीलिए हम इसे रिएक्शन सेंटर कहते हैं। बाकी इन सबको एंटीना पिगमेंट्स कहते। गुड मॉर्निंग सर जी, ई 20 रुपया चोरेलस। 20 रुपये चुरावेले। अरे ई का सर जी तक खुद बंद कर रहा सर जी, सिर्फ 20 रुपया वाला कोलगेट मैक्स फ्रेश के कूलिंग क्रिस्टल्स, अरे इतना ताजा रौरा ना बा अंदाजा। थैंक यू। कोलगेट मैक्स फ्रेश सिर्फ 20 रुपया में कहते हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होता है उसमें याद रखना उसके सेंटर में मैग्नीशियम धातु होता है। ये जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये पूरा क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको केवल यही ध्यान रखना है कि इसमें देखो मैग्नीशियम धातु है ना, मैग्नीशियम धातु। अब आते हैं सवालों के ऊपर। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केंद्र होता है? फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन सेंटर कहा जाता है क्लोरोफिल ए। डी हमारा राइट आंसर। बाकी जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स वो कहे जाते हैं एंटीना पिगमेंट्स। पर्णहरित अणु के केंद्र में कौन सी धातु होती है? तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसके सेंटर में मैग्नीशियम मेटल होती है, मैग्नीशियम धातु होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है विजुअल लाइट। विजुअल लाइट के ही अंदर क्या आएगा? विबिग्योर। जो बैनी आ पिनाला आप बोलते हैं वो विजुअल लाइट के ही अंदर आते हैं। सबसे बेस्ट जो फोटोसिंथेसिस होगा वो होगा रेड लाइट में और ब्लू लाइट में। रेड लाइट में और ब्लू लाइट में। ये जो रेड है और ये जो ब्लू है इसमें फोटोसिंथेसिस बेस्ट होता है, लेकिन इन दोनों में भी कोई एक चूज करना हो तो हम रेड के साथ जाएंगे। और सबसे कम होता है ग्रीन में, सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन लाइट में। हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड डैश के रूप में स्थिर होते हैं। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। देखो फिक्स होने का मतलब ये हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कार्बन डाइऑक्साइड आगे चल करके क्या होगा? एक कंपाउंड बना लेगा। इसको फिक्स करना हम बोलते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन फिक्स होता है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं, नाइट्रेट बन जाते हैं, नाइट्राइट बन जाते हैं, ये सब। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स होना यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से कोई कंपाउंड बनना, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना, कार्बनिक कंपाउंड बनना। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है उनमें क्या होता है? रिडक्शन होता है और बनता क्या है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सी हमारा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? जल का उपचयन होता है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ये भी सही है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये भी सही है। इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इनमें लाइट एनर्जी जो है ये एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो एटीपी मॉलिक्यूल जो है ये केमिकल एनर्जी है। तो बी हमारा राइट आंसर। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस इज प्रकाश संश्लेषण एक क्या है? प्रकाश संश्लेषण एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर सोलर एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी अगर चाहिए तो एंडोथर्मिक, और एनर्जी अगर बनती है तो एक्सोथर्मिक। साथ में ये रेडॉक्स रिएक्शन भी है, उपचयन हो जाता है जल का और अपचयन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ए और सी दोनों डी। अब क्लोरोप्लास्ट के संरचना को हम लोग समझते हैं, लेकिन उससे भी पहले आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहला ये कि ये जो हरित लवक है ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है यानी इनमें क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन होता है। देखो डबल मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। दूसरा, इसके पास खुद का डीएनए होता है और तीसरा, इसके पास खुद का राइबोसोम होता है। देखिए जनरली क्या होता है, एक सेल के अंदर राइबोसोम एक अलग से सेल ऑर्गेनल है, एक अलग से कोशिकांग है, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए से आरएनए बनता है, फिर ये आरएनए जाता है इस राइबोसोम के पास, तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर इनके पास खुद का अपना डीएनए है और खुद का अपना राइबोसोम है, तो ये अपने ही अंदर प्रोटीन का निर्माण कर लेंगे जो इनको चाहिए होगा।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और ये जो बातें मैंने आपको बताई ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी सही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया भी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है। तो ये चीजें आप पहले ध्यान में रखना। अब देखो यहां पर आप इस प्रकार की संरचनाएं देख रहे हो, इस प्रकार की जो संरचनाएं हैं ये पूरा कहलाता है ग्रेनम, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें से कोई एक यूनिट आप उठा लो यहां से, ये इसको बोलेंगे थाइलाकॉइड, इसको क्या बोलेंगे, थाइलाकॉइड। और उसके बाद ये जो स्पेस है बीच में खाली जगह है इसको कहा जाता है स्ट्रोमा। आप ध्यान रखेंगे स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन और थाइलाकॉइड के अंदर होता है लाइट रिएक्शन। ये फोटोसिंथेसिस के अंदर दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन जो कि थाइलाकॉइड के अंदर होगा और डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होगा। थाइलाकॉइड का ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है इसी के ऊपर होता है लाइट रिएक्शन। यहां मैंने लिख दिया हुआ अच्छे से फ्लो चार्ट बना करके। पत्ती के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अभी आपने देखा थाइलाकॉइड, ये आपने देखा थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, यानी कि प्रकाशिकी अभिक्रिया होती है। थाइलाकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइट की आवश्यकता होती है, यहाँ पर लाइट की आवश्यकता होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होगा, पहले तो आपने जाना कि जो लाइट एनर्जी है या फिर बोलते हैं जो सोलर एनर्जी है उसका इस्तेमाल करते हैं वाटर को तोड़ने के लिए, जल को तोड़ने के लिए। तो जल टूटते हैं और हाइड्रोजन आयन यहां से बनेगा और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन तो चला गया भाई पत्ती से बाहर क्योंकि इसका जरूरत नहीं है अभी। ये जो हाइड्रोजन है इसका यूज करके NADPH बनता है और साथ में आपने देखा ही था कि ATP का निर्माण होता है, केमिकल एनर्जी का निर्माण होता है, यानी लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये जो NADPH है आपको फुल फॉर्म नहीं याद रखना है, आपको ऐसे ही याद रखना है। ये जो NADPH है ये बना हाइड्रोजन के इस्तेमाल से। तो यहाँ लाइट रिएक्शन के अंदर आप ध्यान रखेंगे कि जो मेन प्रोडक्ट बनते हैं वो NADPH होता है और ATP होता है, NADPH होता है और ATP होता है। तो ये पूरी कहानी चलती है थाइलाकॉइड के अंदर। अब देखो स्ट्रोमा के अंदर होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होगा, लाइट के अब्सेंस में होगा, यानी कि रात में भी हो जाएगा, क्योंकि नाम से ऐसा ही लगता है कि डार्क रिएक्शन यानी कि अंधेरे में होने वाला रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि ये लाइट पर सीधा डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इसको डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए, इस रिएक्शन को होने के लिए डायरेक्ट लाइट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इस रिएक्शन को होने के लिए लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि लाइट रिएक्शन के अंदर ये जो NADPH और ये जो ATP का निर्माण हुआ उसका इस्तेमाल होगा डार्क रिएक्शन में। अगर इसका इस्तेमाल नहीं होगा तब ये डार्क रिएक्शन नहीं होगा। तो आप इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी बोल सकते हो, यानी कि प्रकाश की अभिक्रिया पर निर्भर करने वाली अभिक्रिया। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, लाइट में जल टूट चुका है यानी जल का ऑक्सीडेशन हो चुका है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कोई कंपाउंड बन जाएगा। इसमें जो कार्बन है इससे कोई कार्बनिक कंपाउंड यहाँ पर बनने वाला है। और मैंने आपसे ये भी कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फिक्स होता है, उसमें क्या होता है, अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। तो इसको रिड्यूस कौन करेगा, इस CO2 को रिड्यूस करेगा ये NADPH। ये जो NADPH, ये जो NADPH है ये इसको रिड्यूस कर देगा और इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये जो एनर्जी है, ये जो ऊर्जा है, ये ATP इसको प्रोवाइड करा देगा। इसीलिए डार्क रिएक्शन को ये दोनों ही चीजें चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए NADPH चाहिए और एनर्जी के लिए ATP चाहिए। याद रखिएगा पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है, ये SSC में पूछा जा चुका है, पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है यानी CO2 से जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में PGA बोलते हैं। पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। उसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, एंड प्रोडक्ट, वो बनेगा ग्लूकोज। तो ये पूरी कहानी है जो मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया हुआ है। हरित लवक के किस भाग में प्रकाशिकी अभिक्रिया होती है, जो लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में होगा, थाइलाकॉइड के अंदर होगा। ए हमारा राइट आंसर। और डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में, डार्क रिएक्शन होगा स्ट्रोमा में। प्रकाशिकी अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, जो लाइट रिएक्शन हुआ उसमें आपने देखा जल का विखंडन हुआ, जल का विखंडन हुआ हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के इस्तेमाल से NADPH बना, हाइड्रोजन के इस्तेमाल से NADPH बना मेन प्रोडक्ट, साथ में ATP बना मेन प्रोडक्ट,
ऑक्सीजन भी बनता है लेकिन ये मुख्य उत्पाद नहीं होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है। हमारा आंसर सी और डी। प्रकाश संश्लेषण के लिए अंधकार अभिक्रिया यानी कि डार्क रिएक्शन या फिर बोल दो अप्रकाशिकी अभिक्रिया संपन्न होती है। कहां पे संपन्न होती है? स्ट्रोमा में। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है, जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है? तो CO2 के रिडक्शन से पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तब जाकर के जो एंड प्रोडक्ट है ये बनता है ग्लूकोज। तो ये एंड प्रोडक्ट है और ये क्या है? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यानी कि प्रथम अस्थायी उत्पाद। स्ट्रोमा में अप्रकाशिकी अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद होता है। हमसे क्या पूछा है? फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट हमसे पूछा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। सी हमारा राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के अंधकार अभिक्रिया को डैश भी कहा जाता है। जो डार्क रिएक्शन आपने देखा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है, उसी को कहा जाता है बायोसिंथेसिस फेज। उसका एक और नाम है जैव संश्लेषण चरण और इसे कैल्विन चक्र भी कहा जाता है। कैल्विन चक्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? एक साइक्लिक प्रोसेस भी चलता है फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में। ये जो डार्क रिएक्शन होता है ये साइक्लिक प्रोसेस होता है, ये साइक्लिक प्रोसेस होता है और इस साइकिल के बारे में पता लगाया था कैल्विन ने, इसलिए इसे कैल्विन चक्र भी कहते हैं। और कैल्विन बेंसन चक्र भी कहते हैं क्योंकि बेंसन का भी योगदान था इसमें। तो देख लेना, इनमें से कोई भी पूछे मतलब आप समझ जाना कि ये फोटोसिंथेसिस के अंदर डार्क रिएक्शन के बारे में कह रहा है। तो इनमें से सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बायोसिंथेसिस फेज, कैल्विन साइकिल, कैल्विन बेंसन साइकिल, इन सब का मतलब है डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिकी अभिक्रिया, अंधकार अभिक्रिया। किसान मित्रों, चुनिए समृद्धि, चुनिए गुणवत्ता, चुनिए विश्वसनीयता, चुनिए क्रिस्टल का हाइब्रिड मक्का बीज RMH 9999, जिसका भुट्टा है बड़ा, काफी बड़ा। क्रिस्टल RMH 9999 देता है 6 से 7 फीट लंबा एवं लचीला पौधा, पतला बलरी और चमकदार भारी दाने, ऊपर तक ठोस भरा हुआ बड़ा भुट्टा, भुट्टों में 80 से 82% दानों की संख्या और देता है मक्के का जबरदस्त उत्पादन। दोनों और मक्का बीज नहीं, सिर्फ क्रिस्टल का हाइब्रिड मक्का बीज RMH 9999 ही लगाएं। पैदावार ऐसी कि गर्दा उड़ा दे। अब प्रकाश संश्लेषण के दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के रेट को, फोटोसिंथेसिस के रेट को। पहला है प्रकाश की तीव्रता। अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो भी बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा तक। ऐसा नहीं है कि जितना इंटेंसिटी देते चले जाओ फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती चली जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक निश्चित सीमा तक, एक सर्टेन लेवल तक ही हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ेगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा है, अगर बढ़ रही है तो फोटोसिंथेटिक का जो रेट है वो भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन ऐसा तब तक होगा जब तक वायुमंडल में 0.05% कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड अभी एटमॉस्फेयर में 0.03% है, तो 0.03% से 0.05% तक फोटोसिंथेसिस के रेट को बढ़ाएगा। यहाँ तक बढ़ने वाला है 0.03 से 0.05 तक फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती है, उसके बाद नहीं। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ती है, लेकिन इसका भी एक लिमिट है। हाँ, जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनमें 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर है तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। यानी वहां पर क्या होगा कि 50-55 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर अगर बढ़ते रहे तो जो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती रहेगी। ऐसे जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं उनमें अगर 20-25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती है। जल का कोई डायरेक्ट प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, जल से फोटोसिंथेसिस की रेट अफेक्ट हो सकती है जल तनाव की स्थिति में। जैसे मान लो कोई प्लांट है, उस प्लांट के अंदर वाटर स्ट्रेस है, यानी उनके अंदर जो है जल की कमी हो गई है। अगर जल की कमी हो गई है तो पत्ती के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो बंद हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वाटर का लॉस हो जाए। जो भी वाटर है वो वाटर का लॉस हो जाए, क्योंकि वो जल तनाव की स्थिति में है। तो अगर स्टोमेटा बंद हो गया
अगर स्टोमेटा बंद हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री तो स्टोमेटा से ही होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री बंद हो गया, यानी फोटोसिंथेसिस जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो रेट है यहाँ पर वो घट जाती है। पादप कुल अवशोषित जल का, जो पादप होते हैं वो जड़ से जल का अवशोषण करते हैं, तो जितना वो जड़ से जल का अवशोषण करते हैं उसका केवल 1% या फिर इससे भी कम जल का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में। अधिकतर जो पादप होते हैं वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर ही मैक्सिमम प्लांट के अंदर। जिम्नोस्पर्म -35 डिग्री सेल्सियस के बाद ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं, इतने लो टेम्परेचर पर भी। अब आते हैं सवालों के ऊपर। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है पूछा है, तो जल भी है, टेम्परेचर भी है, लाइट भी है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो प्रभावित नहीं करते, मतलब ये सारे के सारे प्रभावित करते हैं। किस रंग के दृश्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है, तो सबसे बेस्ट रेड ब्लू के अंदर, इसमें भी रेड के अंदर सबसे बेस्ट, और सबसे कम ग्रीन के अंदर। यहाँ पूछा नहीं होती है तो हमारे लिए जो बेस्ट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रीन। सामान्यतः प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर, तो सामान्यतः क्या होगा, जब हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। एक निश्चित स्तर तक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर, तो 0.03% है वायुमंडल में, 0.05% तक अगर बढ़े तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो बढ़ती है, उसके बाद उसका एडवर्स इफेक्ट होने लगता है, तो ये हमारा राइट आंसर। एक निश्चित स्तर तक तापमान के बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर, तो एक सर्टेन लेवल तक टेम्परेचर अगर बढ़ा है तो फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती है। जल तनाव की स्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगा, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाती है, तो बिकम्स लो, ये हमारा राइट आंसर। ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम हो जाती है, इस घटना को कहते हैं। अगर एटमॉस्फेयर में किसी तरह से ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन वो बढ़ जाए तो जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सही से नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस जो है वो कम होगा। इस घटना को कहते हैं वारबर्ग इफेक्ट, वारबर्ग प्रभाव, वारबर्ग इफेक्ट, क्योंकि इस बात को सबसे पहले किसने समझाया, वारबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने। अब आपने सुना होगा, तो आपने देखा मैंने प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था थोड़ी, केवल उसी 12 पॉइंट से सारा सवाल सॉल्व हो गया होगा। इसी कारण बोला था कि वो 12 पॉइंट को याद रखें 2 पेज में जो है और इसको सॉल्व करें। बाय, ऑल द बेस्ट।